तो इमेजिन करो एन ऑब्जेक्ट विच इज लाइंग ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ये अर्थ है, ठीक है। अर्थ के सरफेस पे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है लाइक दिस, अगर ये ऑब्जेक्ट को यहाँ से इनफाइनाइट तक ले जाना है, ठीक है, वी वांट टू टेक इट टू इनफाइनाइट, तो वी हैव टू डू सम वर्क। और जब वो वर्क करेंगे एट दैट टाइम, दैट वर्क इज अगेन डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री बना रहा हूँ, रफ बाउंड्री, तो मान लो ये है ग्रेविटेशनल फील्ड की बाउंड्री, ओके। तो अगर ये ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं टू इनफाइनाइट, तो वी हैव टू डू सम वर्क। जैसे मान लो इनिशियली ये वाला डिस्टेंस है r, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है r, वी आर टेकिंग दैट ऑब्जेक्ट टू इंफिनिटी। यानी इंफिनिटी क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग आउट फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। अब देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ तो बहुत दूर दूर तक होता है, इसलिए यहाँ पे मैं लगभग इंफिनिटी बना रहा हूँ। तो ये जो भी वर्क होगा, देखो जैसे जैसे ये मास अर्थ से दूर जाएगा वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। एज वी गो अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता जाएगा। क्यों कम होगा, बिकॉज उसका इक्वेशन ये होता है F इज इक्वल टू GMEM बाय आर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन है, तो जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस, ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस। तो अगर आर के बढ़ने से फोर्स कम हो रहा है, तो जो भी वर्क होगा वो वर्क होगा इन प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फोर्स। जैसे हियर वर्क इज डन, वर्क इज डन इन प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हो रहा है, और अगर वेरिएबल फोर्स में वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, इट विल बी इंटीग्रेशन एफ डी आर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन। एफ डॉट डी आर ऐसे लिखेंगे एक्चुअली, एफ डॉट डी आर वी कैन राइट देयरफॉर W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, कहां से कहां ले जा रही है, टेकिंग इट फ्रॉम R से लेके इंफिनिटी तक फोर्स। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो वी कैन राइट इट विल बी cos ऑफ 180 डिग्री। तो F डी आर cos ऑफ 180 डिग्री, therefore वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन R से लेके इनफाइनाइट तक F। देखो यहाँ पे F जो है फोर्स, दैट इज नॉट रिमेनिंग कांस्टेंट, ठीक है, फोर्स यहाँ पे वेरिएबल है, तो वेरिएबल फोर्स यहाँ पे जो भी होगा उसका इक्वेशन क्या होता है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स, ये रहा इक्वेशन ऑफ फोर्स, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रख देता हूँ। विल गेट GMEM बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर इंटू कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ तक ये वाली वैल्यू मिलेगी, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। ओके, तो ऐसा होगा, W विल बी माइनस ऑफ GMEM बाय आर स्क्वायर, सॉरी GMEM की तरह ही बाहर निकलेगा और कुछ बाहर नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन बचेगा R से लेके इनफाइनाइट तक 1 बाय आर स्क्वायर डी आर, therefore work done will be minus GMEM
अंदर होगा 1/r माइनस 1/∞। therefore वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस GMEM by r. This work gets converted into potential energy. therefore u का वैल्यू होगा माइनस GMEM by r. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी याद रखना, अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो दैट एनर्जी इज नेगेटिव। यहाँ पे लिख देता हूँ सब कुछ, कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी। इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड U जो होती है इट इज नेगेटिव ऑन द एज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, U होती है 0 एंड आउटसाइड कैसी होगी, U विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर ऑब्जेक्ट इज लाइंग इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी। यहाँ पे कॉस कहाँ लिया है हम लोगों ने, कॉस नहीं लिया हुआ कहीं पे भी, नो। कौन सा कॉस, मुझे नहीं दिख रहा यहाँ पे कहीं भी कॉस। ओके, कॉस 180, यस कॉस 180 ना, वो फोर्स का फॉर्मूला है ना, एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी होता है ना, याद करो, वर्क डन का फॉर्मूला था एफ डॉट डी या एफ डॉट ऐसे ऐसा कुछ भी, फिर एफ डी कॉस थीटा होता है, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो वैसे ही एफ डॉट डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, जैसे ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन होगी डिस्प्लेसमेंट की, और फोर्स की डायरेक्शन दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, इट विल बी 180 डिग्री, इसलिए मैंने लिखा कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्योंकि जो डॉट प्रोडक्ट है इसीलिए कॉस लिया हुआ है, और दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है इसलिए थीटा में मैंने 180 लिया। ओके, तो जल्दी से लिखो एंड देन रेज योर हैंड। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, इट इज इंडिकेटेड एज v। ठीक है, कभी कभी या इसको फाइ से भी इंडिकेट करते, कैसे भी इंडिकेट करो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल is the gravitational potential energy per unit mass। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे v इज इक्वल टू क्या होगा, u बाय m। ठीक है, या फिर फाइ इज इक्वल टू u बाय m। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अभी हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया हिसाब से, ग्रेट माइनस जी एम ई एम बाय आर, ये वाला इक्वेशन डिराइव किया था, इंटू एम, तो ये वाला है ही, ये कट हो जाएगा, गेट देयरफॉर v इज इक्वल टू माइनस जी एम ई बाय आर। इसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसका यूनिट होगा, देखो, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, मास का यूनिट होता है केजी, तो जूल पर केजी, तो यूनिट होगा जूल पर केजी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा L2 T माइनस 2। ओके, तो लिख लो ये भी, देन रेज योर हैंड। सर मेरा बाकी था। ओके, जल्दी करो। यस,
by giving escape energy the object will go to infinity, यानी it will go out of the gravitational field. अगर यानी वो just edge पे अगर पहुंच जाता है, ठीक है, if the object reaches just to the edge of gravitational field, what will be its final energy? बोलो, final energy क्या होगी? Final gravitational potential energy. See, initially it's on the surface of earth. Surface of earth पे क्या energy होगी ये बताओ. And if it is at infinite, यानी tends to infinite, यानी पहुंचने ही वाला infinite, तब energy क्या होगी ये बताओ. You have to give to energy. सबसे पहले बताओ, surface of earth पे हो तो gravitational potential energy कितनी होती है? बोलो भाई. What is gravitational potential energy on surface of earth? तो अभी बताया, देखो ये रहा. On surface of earth, देखो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है ये, ठीक है. देखो ये वाला डिस्टेंस था r, ठीक है, दिस मच डिस्टेंस इज r. अगर सरफेस ऑफ अर्थ पे होते तो डिस्टेंस होता है r e. इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और एनर्जी इज r e. तो लिखेंगे ऑन सरफेस ऑफ अर्थ पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी एम ई एम बाय आर ई, ठीक है. चलो से एनर्जी ऑन द एज ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये इसको मैं यू इनिशियल बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ यू फाइनल. कितना होगा? इट विल बी 0, क्यों? बिकॉज एज पे 0 होती है, अभी मैंने लिखा था, देखो ऑन द एज एनर्जी इज 0, ठीक है. उसके बाद फिर पॉजिटिव हो जाती है, ऑन द एज इट इज पॉजिटिव, सॉरी ऑन द एज इट इज 0, उसके बाद पॉजिटिव हो जाती है. देयरफॉर एनर्जी रिक्वायर्ड बी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल. Therefore energy क्या होगा? It will be u final is 0 minus u initial is minus gmem by re. Therefore E will be gmem by re. This is the energy required to take an object out of the gravitational field. Okay, gravitational field से बाहर निकालना हो किसी भी ऑब्जेक्ट को, इतनी एनर्जी चाहिए. Okay, it will be dependent on the mass of the object. ये ना, this m is the mass of object. जितना ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उतनी ही एनर्जी ज्यादा होगी. ओके, और एनर्जी इज रिक्वायर्ड. इसीलिए वो मूवी थी कौन सी, वो मिशन मंगल या मंगल मिशन जो भी था, उसमें ये बताया हुआ है वो पेलोड को कम करने को ट्राई करते हैं, ठीक है. पेलोड जितना कम होगा मास कम हो जाएगा, मास अगर कम हो तो एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी लेस. एनर्जी रिक्वायर्ड लेस हो तो फ्यूल जो है वो भी कम हो जाता है. अब देखते हैं, दिस वाज ऑल अबाउट एस्केप स्पीड. एस्केप स्पीड में इतना ही याद रखना है, पॉजिटिव ऑफ टोटल एनर्जी, ठीक है. टोटल एनर्जी फाइंड कर दो और उसको पॉजिटिव कर दो, दैट विल गिव यू द एस्केप एनर्जी. यानी यहाँ पे तो देखो एनर्जी कितनी थी, ये वाली एनर्जी थी, इज द टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको पॉजिटिव कर दो, यू विल गेट दिस एनर्जी, ठीक है. ये सब माइनस माइनस नहीं करना हो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते, बट जब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा हो तो ये सब लिखना जरूरी है. अब देखते हैं एस्केप स्पीड. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी लाइंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर उसको बाहर ले जाना हो तो एनर्जी कौन से फॉर्म में देनी पड़ेगी? विच फॉर्म विल वी गिव द एनर्जी? जैसे यहाँ पे दिस मास इज m, इसको इन्फिनिट तक ले जाना हो, कौन से फॉर्म में एनर्जी देंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी दे सकते, इलेक्ट्रिक एनर्जी या हीट एनर्जी, इसको गर्म करेंगे तो चला जाएगा इन्फिनिट पे. बोलो कौन से फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी? बोलो इन विच फॉर्म विल वी गिव द एनर्जी टू मास m?
अगर मैं हीट एनर्जी दे रहा हूं यानी उसको गर्म करूंगा तो इन्फाइनाइट पे नहीं जाता है, गर्म करने से ऑब्जेक्ट इन्फाइनाइट पे नहीं जाता है। ऐसा अगर होता तो सारे वॉल्केनोज पहुंच जाते स्पेस में। बोलो कौन से फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। यानी इमेजिन कोई एस्ट्रोनॉट है इधर, आपको बोला जाए कि भाई ये यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉट खड़ा है, ठीक है, और एस्ट्रोनॉट को इंफिनिटी यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर ले जाना है। आप लोग इस एस्ट्रोनॉट को कौन सी एनर्जी दोगे। इफ यू अप्लाई हीट एनर्जी टू द एस्ट्रोनॉट वो तो जल जाएगा बेचारा। बोलो भाई सोच के बताओ कौन से फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। कौन से फॉर्म की एनर्जी होती है, मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, जैसे विंड एनर्जी है या लाइट एनर्जी है या काइनेटिक एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। 5 ऑप्शन में दे रहा हूँ, इसमें से एक ऑप्शन सिलेक्ट करो। यस चलो अभी कुछ आंसर आया है। यस रिदम सही आंसर है, आद्रे ऑल्सो सही आंसर, दिव्या सही आंसर है, मुस्कान करेक्ट आंसर, जानवी ऑल्सो करेक्ट आंसर। अब देखो विंड एनर्जी के फॉर्म में देंगे तो एस्ट्रोनॉट थोड़ा उड़ेगा लेकिन वो इन्फिनिट तक नहीं जा पाएगा बिकॉज इंफिनिटी पे विंड एनर्जी नहीं होती है, ठीक है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाओ थोड़ा बहुत ऊपर चले जाओ, विंड एनर्जी काम नहीं लगेगी उधर, तो विंड एनर्जी इज नॉट द आंसर। बाकी सब लोग सोचो दिमाग लगाओ कौन से फॉर्म में एनर्जी देनी पड़ेगी। ये एस्ट्रोनॉट को मैं ऐसे ही विंड ब्लो कर दूंगा तो नहीं उड़ेगा, थोड़ी ही उड़ेगा। सब बताओ 5 ऑप्शन वापस से बोलो ना। हाँ चलो इसमें से विंड एनर्जी नहीं है वो मैंने कंफर्म करा दिया, ठीक है। हीट एनर्जी देंगे तो वो जल जाएगा, ठीक है। अब बचा सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। बताओ कौन सी एनर्जी के फॉर्म में देना पड़ेगा। मैकेनिकल एनर्जी ऑप्शन में नहीं है। Potential energy is the energy possessed by an object due to its position। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी तो वो गेन करता है हमेशा, तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगा। देखो याद है ना एस्ट्रोनॉट को करते क्या है ये, अगर आप लोगों ने देखा हो मूवीज में या डॉक्यूमेंट्री या यूट्यूब पे, उसको रॉकेट में बिठाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोनॉट बैठ जाता है रॉकेट में और रॉकेट के नीचे से थ्रस्ट लगता है, एज ए रिजल्ट रॉकेट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। तो उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, फिर इसके ऊपर से कुछ वेलोसिटी आ जाती है। अगर मान लो पोटेंशियल एनर्जी दे रहे होते, ठीक है, तो उसके पास वेलोसिटी होते ही नहीं, ठीक है। वी हैव टू अप्लाई सम वेलोसिटी एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, इसलिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। ओके सो वी हैव टू अप्लाई काइनेटिक एनर्जी। ये बोल सकते हैं एनर्जी, एस्केप एनर्जी is applied in the form of काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एस्ट्रोनॉट को अगर काइनेटिक एनर्जी चाहिए हो तो हम लोग क्या करते हैं, वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं, यूज सम केमिकल्स लाइक वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, उनको मिला के फिर वो बहुत सारी हीट जनरेट करते हैं और हीट एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो थर्स्ट की वजह से। अल्टीमेटली हमको देना क्या है, कुछ भी करके काइनेटिक एनर्जी लास्ट में देना है, ठीक है। वी वांट काइनेटिक एनर्जी, इसलिए इक्वेशन ऐसा होगा। therefore जो भी एनर्जी चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड इज दिस मच, याद रखना। दिस इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक टू इंफिनिटी, और कौन से फॉर्म में देना है हमको वो, तो टू गिव इट इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसलिए लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू GMEM by RE। काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन होता है हाफ mv² इज इक्वल टू होगा GMEM by RE। इसमें से ये कट हो जाएगा m और m, तो v, ये वेलोसिटी जो भी होगी दिस इज एस्केप स्पीड, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा VE
VE, तो VE स्क्वायर का इक्वेशन होगा एंड VE का इक्वेशन होगा VE इज इक्वल टू रूट ऑफ 2GME बाय RE। इसे बोलते हैं एस्केप स्पीड का इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एस्केप स्पीड। इसमें G की वैल्यू हमको पता है, G is 6.67 into 10 to minus 11। मास ऑफ अर्थ भी पता है, देखो G का वैल्यू क्या होता है, 6.67 into 10 to minus 11। यूनिट नहीं लिख रहा। मास ऑफ अर्थ भी पता है हमको 6400 kg, अरे सॉरी 6 into 10 to 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। ठीक है, ये सारी वैल्यूज अगर हम लोग रख देते हैं किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद, so we will get escape speed to be 11.2। लास्ट स्टेप इधर लिख रहा हूँ, VE will be 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। दिस इज द एस्केप स्पीड। ओके, यानी एस्ट्रोनॉट को बाहर ले जाना हो इतनी स्पीड चाहिए होगी। अगर 2 एस्ट्रोनॉट को ले जाना हो तो कितनी स्पीड चाहिए होगी, बोले इस मास को डबल कर देते हैं तो स्पीड कितनी चाहिए, ज्यादा कम या उतनी? जल्दी से आंसर दो। पहले एक एस्ट्रोनॉट को ले जा रहे हैं हैविंग मास m, तो एस्केप स्पीड इज 11.2। इस मास को मैं डबल कर देता हूं तो एस्केप स्पीड कितनी चाहिए होगी, सोचो जल्दी से और बताओ। यस, यहाँ पे ई लिखा हुआ है, सब मीनिंग समझ में नहीं आया। यस, एक आंसर आया 22.4, बाकी लोग भी आंसर दो। यस, ऑलमोस्ट 22.4 आंसर आ रहा है तुम लोगों का, जो लगता है सही है बट वो गलत है टोटली। यस, तानिया सही आंसर दिया हुआ है। सेम सेम एस्केप स्पीड इज रिक्वायर्ड। याद रखना, एस्केप स्पीड का ये वाला इक्वेशन ध्यान से देखो, सी दिस इक्वेशन, गौर से देखिए ये इक्वेशन को, क्योंकि ये इक्वेशन में ऑब्जेक्ट का मास है ही नहीं। ठीक है, जो भी मास है दैट इज मास ऑफ अर्थ, G is the universal gravitational constant और RE है रेडियस ऑफ अर्थ। तो एस्केप स्पीड जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पे बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, यानी हाथी को ले जाना हो, घोड़े को ले जाना हो, या किसी भी एनिमल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ले जाना हो, सबके लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इज द कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड टू टेक इट टू इंफिनिटी। ओके, तो आपको क्या लगता है जब रॉकेट उड़ता है, सपोज अर्थ, रॉकेट उड़ता है तो रॉकेट उड़ते ही वो 11.2 गेन कर लेता है, डू यू थिंक सो? जब रॉकेट उड़ेगा तो 11.2 नहीं होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उड़ा फिर ऐसे जाएगा, अर्थ के थोड़े बहुत चक्कर लगाएगा, ऐसा करते करते उसकी स्पीड जो है वो बढ़ाती रहेगी। ठीक है, इट स्पीड विल इंक्रीज, और स्पीड इंक्रीज होते होते एक ऐसी स्पीड आएगी जब वो 11.2 रीच हो जाएगा, उसके बाद ही बाहर जाने को ट्राई करते। ठीक है, उससे पहले अगर ट्राई किया तो बाहर जा ही नहीं पाएगा, बिकॉज इट विल नॉट हैव इनफ एनर्जी टू एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, सो इट हैज टू मेक सम रिवोल्यूशंस। यस, मिशन मंगल में बताया था ये। ओके, सबसे पहले उसको रिवोल्यूशंस करने पड़ेंगे, रिवोल्यूशंस करते करते क्या होगा, इट विल गेन सम स्पीड। ठीक है, स्पीड गेन करने के बाद ही वो बाहर जा सकता है। ओके, तो और वो स्पीड कितनी चाहिए, इट इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर तक जाना चाहिए। ओके, तो चलो जल्दी से लिख लो, एस्केप एनर्जी एंड एस्केप स्पीड, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ये ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। ठीक है, जब छोटे बच्चे थे तब ऐसा क्वेश्चन कभी दिमाग में आया होगा कि जो मून है वो अपने सर के ऊपर दिखाई देता है, तो वो मून अर्थ पे ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स गिर क्यों नहीं जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है दिमाग में। दिस इज सपोज अर्थ और ऊपर है मून, मून व्हाइट होता है, मैं येलो बता रहा हूँ बिकॉज व्हाइट पूरा बैकग्राउंड है। दिस इज मून। ओके, तो मून जो है वो एग्जैक्टली हमारे सर पे हो
कब ऐसा लगता है कि भी चलो ये गिरेगा, ओके, पर वो नहीं गिरता है, उसका रीजन क्या है? डू यू थिंक, क्या बताओ क्या रीजन होगा, क्या लग रहा है आप लोगों को? बोलो भाई क्या रीजन होगा? बोलो। ग्रेविटी की वजह से तो फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अर्थ और मून एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यस, अर्थ एग्जर्ट फोर्स करता है तो नहीं। देखो भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, नहीं डिस्टेंस तो धीरे धीरे कम होना ही चाहिए, क्योंकि धीरे कम होते होते एक दिन ऐसा आना चाहिए कि भाई मून अपने अर्थ पे गिर जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। सोचो और कुछ रीजन, बिकॉज ऑफ ऑर्बिट्स नहीं। ऑर्बिट में क्या होगा? एटमोस्फियर भी नहीं। ओके, फार फ्रॉम द अर्थ, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स इनफाइनाइट तक लग सकता है। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की बाउंड्री इनफाइनाइट तक है, इवन सन और अर्थ के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कहीं पे भी हो, यानी इवन यू आर स्टैंडिंग ओके ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आप लोगों को जितने भी स्टार्स दिख रहे हैं उन सब स्टार्स के ऊपर आप अभी फोर्स लगा रहे हो, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इनफाइनाइट तक लग सकता है। नो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई मून के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड ना हो, ऐसा नहीं होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ तो है ही, मून के लिए कुछ खास नहीं है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे दिस इज सपोज अ स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को हम लोग यहाँ पे फिक्स कर देते, ठीक है, इट इज फिक्स एट दिस एंड, ये एंड से स्प्रिंग को फिक्स कर दिया, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख देते, ठीक है। इफ ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड कंडीशन में रह सकती है ना, समझ में आ रहा है? स्प्रिंग कैन रिमेन इन स्ट्रेच्ड कंडीशन, ओके, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो, ठीक है। तो चलो स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, तो इसका मीनिंग ये होगा ये ऑब्जेक्ट के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बट ये जो ऑब्जेक्ट है वो यानी कहीं भी जाओ, ठीक है, इट विल बी इन सच अ वे दैट ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच्ड ही रहेगी। ऐसा क्यों होता है? कौन सा फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर? ऐसा कभी आप लोगों ने किया भी होगा। जैसे वो पता है बॉल आता है जिसमें ये वो रबर की स्ट्रिंग होती है और उसके एंड पे यहाँ पे बॉल होता है, जब ये बॉल को घुमाएंगे तो ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ इंक्रीजेस, ओके, फिर जैसे आप लोग उसकी स्पीड कम करोगे, ये बॉल जो है वो वापस नजदीक आ जाएगा। ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा। योयो बॉल, यस योयो, योयो में ऐसा होता है। यस, ड्यू टू वेलोसिटी दिया, सही है, ड्यू टू वेलोसिटी, वेलोसिटी की वजह से कौन सा फोर्स लगता है ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई बताएगा? यानी वो योयो वाला बॉल जिसका स्ट्रिंग बना हुआ है रबर का, उसको हम लोग गोल गोल घुमाएंगे, एट दैट टाइम ये जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, लेंथ ऑफ द रबर विल इंक्रीज, ओके, एंड कॉन्स्टेंटली कोई भी पॉइंट पे हो बॉल विल बी अंडर टेंशन, यानी अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है सभी पॉइंट पे, यहाँ से भी अंदर लग रहा है, यहाँ से भी हो तब भी अंदर लग रहा है, ओके, बट बॉल अंदर नहीं जाता है, इट इज ड्यू टू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वजह से जो फोर्स लगता है इट इज mv स्क्वायर बाय आर। कौन सा लगता है? mv स्क्वायर बाय आर इज बैलेंस्ड बाय द इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग का इलास्टिक फोर्स mv स्क्वायर बाय आर से बैलेंस होता है। ऐसे इधर भी ये जो स्प्रिंग लगा दी और ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाओ जैसे लंगा सी की तरह, इन दैट केस आल्सो बाहर की तरफ फोर्स लगता है mv स्क्वायर बाय आर, उसको बैलेंस कौन करता है? इट इज बैलेंस्ड बाय द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी ऐसा होता है, मून जो है, मून इज रिवॉल्विंग लाइक दिस, और भी ठीक से नहीं बना है, ये कोई भी पॉइंट पे मून के ऊपर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ, इट इज बैलेंस्ड बाय mv स्क्वायर बाय आर। मून मोशन में इसलिए बच जाता है, ठीक है, मून एकदम फास्ट रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के अराउंड, और बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर। अगर ये वाला फोर्स लगना बंद हो जाए अचानक से, मान लो ये जो है मून, मून की स्पीड जैसे मान लो v वेलोसिटी अगर जीरो हो जाती है, इन दैट केस ये बाहर वाला फोर्स बिल्कुल भी नहीं होगा, तो मून सीधा कॉलेप्स होगा अर्थ पे, ओके, सो ड्यू टू द मोशन ऑफ द मून वो वहां पे रहता है। सिमिलरली अर्थ ऑल्सो, जैसे ये सन है, ये सन, ठीक है, और ये अपने अर्थ की ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है,
ठीक है, दिस इज अर्थ हियर। ये तो अर्थ के ऊपर भी कॉन्स्टेंटली फोर्स लगता है ड्यू टू सन। ठीक है, सन भी उसको बुला रहा है कि भाई चलो आ जाओ यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ ई, बट दैट फोर्स एट द सेम टाइम इज बैलेंस्ड बाय एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, ये वाला फोर्स हमको इसी ऑर्बिट पे रखता है। अगर जिस दिन हम ये वेलोसिटी है अगर ये जीरो हो गई तो लोग सीधे चले जाएंगे सन के अंदर। ओके, और उसके साथ साथ ये मून है, मून पहले कोलैप्स होगा अपने ऊपर, उसके बाद ये पूरा सिस्टम अंदर चला जाएगा। तो याद रखना, ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा सैटेलाइट बनाना हो तो बन सकता है, और बनाए हुए हैं बहुत सारे। क्या करते हैं, जैसे दिस इज सपोज अर्थ। ठीक है, तो ग्रेविटी मूवी देखना, उसके अंदर था थोड़ा बहुत ये वाला कॉन्सेप्ट। अर्थ, तो अर्थ के आजू बाजू क्या करते हैं, सैटेलाइट को रख देते हैं। ये सैटेलाइट को करना क्या, उधर जाके कॉन्स्टेंटली फ्यूल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई एक सैटेलाइट ले लो, उसको कोई भी एक ऑर्बिट पे ले जाओ, जैसे ये वाली ऑर्बिट पे ले जाता हूँ, और ये वाली ऑर्बिट पे एक स्पेसिफिक वेलोसिटी दे दूं अगर। ठीक है, आई एम गिविंग सम स्पेसिफिक वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, जैसे v जितनी वेलोसिटी दे दी टेंजेंट की डायरेक्शन में लाइक दिस, तो ये ना हमेशा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इसी ऑर्बिट में रहेगा। ठीक है, नो डाउट देयर इज चेंज इन दैट ऑर्बिट, बट ओवर द ईयर यानी 5 या 6 साल के बाद थोड़ा ऑर्बिट को वापस से एडजस्ट करना पड़ता है, बट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें। तो ये जो सैटेलाइट जितने भी अपने अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व हो रहे, इट वर्क्स ऑन दिस सेम प्रिंसिपल। ठीक है, बाहर की तरफ एम वी स्क्वायर बाय आर, और उसको बैलेंस कौन करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसीलिए सैटेलाइट जो अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व होते हैं वो सीधे अर्थ पे नहीं गिरते। ठीक है, बिकॉज इनके पास वेलोसिटी होती है। सो वापस इधर आ जाते हैं। So the satellite is revolving around the earth, जैसे दिस इज अर्थ, अर्थ के आजू बाजू एक सैटेलाइट रिवॉल्व हो रहा है। दिस इज सपोज अ सैटेलाइट, ऐसा कुछ सोलर पैनल लगी होती है उसके ऊपर। तो सैटेलाइट के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगता है एम वी स्क्वायर बाय आर, और उसको बैलेंस करता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। मान लो ये वाला डिस्टेंस है आर, इट विल नॉट बी द रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ तो इतना ही होता है। ये सैटेलाइट तो बहुत ऊपर है। So in case of satellite, ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। ग्रेविटेशनल फोर्स का इक्वेशन क्या होता है, इट इज जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ दैट सैटेलाइट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर बाय आर। इसमें ये m और m कट हो जाएंगे, एक r कट होगा, विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू gme बाय r। ये जो स्पीड आई, दिस इज कॉल्ड द ऑर्बिटल स्पीड, इसीलिए इसको vo बोलते हैं। अगर मैं रूट में लिखूं तो ऐसा होगा, vo विल बी रूट ऑफ gme बाय r। तो जैसे पहले देखा था एस्केप स्पीड में, एस्केप स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सिमिलरली ऑर्बिटल स्पीड जो है आल्सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द सैटेलाइट। यानी अर्थ का मास हम लोग बढ़ा दे या कम कर दे, उसमें ऑर्बिटल स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ये स्पीड बढ़ा देने से या कम करने से देयर इज नो चेंज इन द ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये उतना का उतना ही रहेगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ सैटेलाइट। हाँ, वो किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द मास विच इज एट द सेंटर। ठीक है, यानी जैसे सैटेलाइट की बात करें तो इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ अर्थ, सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के मास पे डिपेंड करता है। वैसे ही सोलर सिस्टम में अर्थ की जो ऑर्बिटल स्पीड है, जैसे वो 365 डेज है, वो किस पे डिपेंड करेगा, बोलो। इट विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ, फिर से सोलर सिस्टम में अर्थ की जो पीरियोडिक टाइम है 365 डेज, वो किस पे डिपेंड करेगा, अर्थ के मास पे या सन के मास पे डिपेंड करेगा। Yes, so it will depend on the mass of sun. ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा, इट इज रूट ऑफ जी
मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। जल्दी से ये लिख दो। यस, so relation between periodic time and orbital radius, ठीक है, relation between orbital, sorry, periodic time and orbital radius। देखो we know that orbital velocity का इक्वेशन है vo is equal to gme by r, vo is equal to root of gme by r। और ऑर्बिटल स्पीड तो ये भी होगी ना, जैसे ये पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करके आ जाए, ठीक है, इफ इट फिनिश वन फुल रिवोल्यूशन लाइक दिस, ठीक है, पूरा ऐसा रिवोल्यूशन खत्म करने के बाद टाइम जो होगा उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम। तो vo is equal to distance covered upon time taken, therefore we can write vo is equal to distance covered होगा पूरा circumference, देखो if r is the radius पूरा circumference होगा 2 pi r, यहाँ पे लिखेंगे 2 pi r, और उसके लिए जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, कैपिटल T। तो vo is equal to 2 pi r by t, तो सर्कल में जा रहा है सब कुछ, इसलिए vo is equal to 2 pi r by t, vo is equal to gme by r। अभी हम लोगों ने डिराइव किया, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देते हैं, we'll get therefore 2 pi r by t is equal to root of gme by r। इन दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या मिलेगा 4 pi स्क्वायर r स्क्वायर by t स्क्वायर is equal to gme by r। तो t स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 pi स्क्वायर r क्यूब बाय gme। okay, this is the equation of periodic time of satellite। okay, सैटेलाइट का पीरियोडिक टाइम, इससे बोल सकते हैं टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, square of the periodic time is directly proportional to the cube of the orbital radius। ये इक्वेशन इसलिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं बिकॉज वी आर गोइंग टू डिराइव द इक्वेशन फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सुना है कभी नाम आप लोगों ने, जियो स्टेशनरी? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट यानी कि ऐसा सैटेलाइट जो अर्थ के अबव ही रहे, ठीक है, नहीं वो जियो वाला नहीं, दिस इज जीईओ, जेआईओ नहीं, जियो से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। एक बार डोरेमोन में मैंने देखा था, कुछ एक सैटेलाइट बनाता है वो, उसका वो जापान में पता नहीं टोक्यो में रहता है ना शायद, उसके ऊपर ही रहता है। yes, so this is suppose the orbit of the earth। yes, टोक्यो में रहता है। छोड़ो, तो अगर एक सैटेलाइट को इधर रख देते हैं और इसका ऑर्बिटल रेडियस हम लोग कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देते हैं सो दैट जो यानी रेडियस जो है वो होगा समथिंग, हमको नहीं पता कितना है रेडियस, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, इसके लिए टाइम हो जाए इसका 24 आवर। अगर हम लोग पीरियडिक टाइम को 24 आवर सेट करना चाहते हैं तो आर की वैल्यू कुछ ऐसी सेट करनी पड़ेगी। आर की वैल्यू अगर ऐसे सेट कर देंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे अर्थ रोटेट होगा, ओके, वैसे वैसे सैटेलाइट भी रोटेट होगा। देखो अर्थ को रोटेट, वन फुल रोटेशन में अर्थ को टाइम लगता है 24 आवर, तो सैटेलाइट को भी लगेगा सेम टाइम 24 आवर। एज ए रिजल्ट वो सैटेलाइट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ हमको स्टेशनरी दिखाई देगा। यानी अहमदाबाद के ऊपर अगर हम लोग कोई सैटेलाइट रख देते हैं तो हमारे साथ ही रहेगा, हमसे आगे या पीछे नहीं, यानी विद रिस्पेक्ट टू अस वो सैटेलाइट स्टेशनरी हो जाएगा। ओके, तो वो वाला इक्वेशन हम लोग डिराइव करने वाले हैं। इसके लिए हम लोगों ने ये पीरियोडिक टाइम और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन डिराइव किया, और ये वाला इक्वेशन ऐसे भी बहुत काम आने वाला है इन एमसीक्यूज। ओके, तो लिख लो जल्दी से रिलेशन बिटवीन टी एंड आर, उसके बाद वाला इक्वेशन डिराइव। यस, जो स्टेशन सैटेलाइट वी नो दैट, तो सब पता ही होता है
पीरियड टाइम का इक्वेशन क्या है, टी इज इक्वल टू, देखो ये रहा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम ई, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब बाई जी एम ई। तो ये बोल सकते हैं आर क्यूब इज इक्वल टू जी एम ई टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर। ये सारी की सारी वैल्यूज रखनी है हमको। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर। कैसा होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू, पहले वैल्यूज रखते हैं, टेक आउट द कैलकुलेटर। जी का वैल्यू होते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू टी स्क्वायर। देखो हमको पीरियडिक टाइम कितना चाहिए, 24 आवर्स, ओके, तभी वो सैटेलाइट जो स्टेशनरी बनेगा। तो 24 इंटू 3600 का स्क्वायर बाय 4 इंटू पाई स्क्वायर यानी 3.14 का स्क्वायर। पाई स्क्वायर का राज याद रखना, पाई का स्क्वायर अगर जे डबल या फिर ऐसी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसके अंदर पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले लेना, ठीक है। 3.14 इंटू 3.14 9.87 या ऐसा कुछ आता है, तो डायरेक्ट 10 ले लेना। अभी आपको ये सारी की सारी वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले ये वैल्यूज रख के बताओ कितना आ रहा है। वैल्यू ऑफ आर क्यूब, ये वैल्यू कुछ ऐसी आ रही है 7.673 इंटू 10⁻12 कितना मीटर क्यूब। देखो ये आर क्यूब की वैल्यू है, तो आर कितना होगा, तो सबसे पहले 7.673 रेस टू 1/3 लिखो, और 10⁻12 जो है उसको भी रेस टू 1/3। ये तो हो जाएगा 10:4। यहाँ पे आर का वैल्यू होगा कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है। ये कुछ गलत है ना, 2.5 आ रहा है, नहीं 2.5 नहीं होगा।
ये 10:22 आ रहा है। इस 10:22 यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। 7.57 यानी 7.673 इंटू 10⁻12 नहीं, बट यहाँ पे कैलकुलेशन में मिस्टेक, इट इज 22। अब 22 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे देखो क्यूब है, यहाँ पे 22 है तो कट नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको 21 में कन्वर्ट करेंगे। क्यू इज इक्वल टू 7.673 इंटू 10 बोल सकते हैं। 10 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, विल गेट 76.73 इंटू 10⁻21, तो इसका क्यूब रूट निकालते हैं, तो आर का वैल्यू होगा 76.73 इंटू 10⁻21 का क्यूब रूट हो जाएगा 10:7। ये 76.73 का क्यूब रूट निकालता हूँ, मेरे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर पड़ा हुआ है। आई एम गेटिंग 4.249 इंटू 10⁻7 मीटर, इतना मीटर डिस्टेंस होना चाहिए, यानी आर होगा 4.249 इंटू 10⁻4 किलोमीटर, यानी 42490 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 42,000 किलोमीटर होता है। ओके, तो एट द हाइट ऑफ 42,000 किलोमीटर सैटेलाइट ऑटोमेटिकली जियो स्टेशनरी बन जाएगा, वो अर्थ के सरफेस के जहां पे रखा हुआ है वहीं पे रहेगा। जैसे जैसे अर्थ रोटेट होती है वो सैटेलाइट भी रोटेट होता रहेगा। तो चलो, डिस्टेंस है r इज इक्वल टू 42490 किलोमीटर। तो अर्थ के सरफेस से हाइट कितनी होगी, बिकॉज दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ से ये वाला डिस्टेंस है 42490, तो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, तो हमको कुछ माइनस करना पड़ेगा, वी हैव टू डिडक्ट 6400 किलोमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर रेडियस ऑफ अर्थ हटा देते हैं तो क्या होगा, जैसे h विल बी 42490 माइनस 6400, कितना आ रहा है देख लो, 42490 minus 6400, that will give 360, 36,000 किलोमीटर। इतनी हाइट पे किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इट विल बिकम जियो स्टेशनरी ऑटोमेटिकली, ठीक, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली जियो स्टेशनरी बन जाएगा। ओके, सो यस करीना, यू कैन लीव नाउ, बाकी सब लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके यू कैन लीव।